नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 22 के महासमर की सियासत में वार पलटवार तेज हो गया है। सियासत आमने सामने की है, ऐसे में कौन किस पर भारी है बताएंगे आपको। और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। 22 के महासमर में बात करेंगे यूपी के सीएम और पूर्व सीएम अब आमने सामने आ गए हैं। कैसे वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, साथ ही पडरौना की बिसात पर भी बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिमी यूपी में चल रहे बीजेपी के कैंपेन की और उस पर हो रही सियासत की। चलिए, तो जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आ रहा है, बीजेपी ने पश्चिम में डेरा डाला हुआ है। बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पश्चिम के सियासी रण में हैं। ऐसे में कोशिश यही है कि 22 के महासमर में सियासी बिसात पर पहले चरण की जंग को जीत लिया जाए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां बरेली और इटावा के चुनावी दौरे पर रहे, तो वहीं मुजफ्फरनगर सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी कैंपेन की कमान संभाली। सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत और गाजियाबाद में रहे। तो तीन तस्वीरें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली के दौरे पर है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिमी यूपी में लगातार वो चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर, साथ ही सीएम बागपत गाजियाबाद का वो दौरा करते नजर आए, मतदाता संवाद में नजर आए। तो वहीं सहारनपुर में अमित शाह ने गरजते हुए अखिलेश पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने अखिलेश के दंगा राज और माफियाओं को संरक्षण देने को लेकर जमकर हमला भी बोला। 2/3 बहुमत दिया योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। पलायन कराने वाले माफिया आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। माफिया तीन ही जगह पे है, तीन ही जगह पे है। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है। चौथी कोई जगह पे नहीं। बननी नहीं है सरकार तो आपकी, मगर बन गई तो बाद में जयंत भाई होंगे या आजम खान होंगे, वो जरा पहले बता दो। मुझे बताओ भैया, कौन होगा? जोर से बोलो, कौन होगा? नहीं, अतीक अहमद भी आ सकते हैं, मुख्तार अंसारी भी आ सकते हैं, और इमरान मसूद भी आ सकते हैं, मगर सरकार ना बननी है, ना कोई आएगा। यहां वही ही आएगा जो भारत माता का सम्मान करेगा। तो पश्चिम की सियासत में तो वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव में वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। सपा बसपा में तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट देते। और भाइयों बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही हैं, वही करेंगे। और इनका उपचार तो एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। इनका उपचार तो एक ही है कि कानून का राज, और थोड़ी भी किसी संभ्रांत व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और किसी नौजवान के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यापारी का अपहरण किया, तो फिर इस स्थिति में पहुंचा दो कि वह गले में तख्ती लटका करके फिरता रहे कि साहब बकस दो, अब सब्जी बेच करके ही खानदान की परवरिश करूंगा। ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा। आप सोचो, मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं। जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको।
तो 22 के महासमर में पश्चिम की बात हम कर रहे हैं। पश्चिम की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बीजेपी जहां पर कैंपेन के जरिए समीकरण साधने में जुटी है, तो अखिलेश भी 2 दिन से पश्चिमी यूपी के दौरे पर है। दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है दांव पर। वो 58 सीटें हैं जहां पहले फेज का इलेक्शन होना है। ऐसे में वार पलटवार भी तेज हो गया है। 22 के महासमर में पश्चिम का सियासी पारा आसमान पर है। मौसम में सर्दी चाहे बढ़ रही हो, लेकिन सियासत में गर्मी अपने शबाब पर है। 12 दिन से भी कम वक्त बचा है। पहले फेज की टक्कर को लेकर पश्चिम में किलेबंदी तेज है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला है, तो दूसरी तरफ जयंत अखिलेश की जोड़ी है। वार पलटवार जारी है। समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे। आपराधिक मुकदमे वाले विधायक अगर किसी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के। पहले चरण में पश्चिमी यूपी का चुनाव है और पश्चिमी यूपी की सियासत में एक बात कही जाती है कि जिसके जाट उसी के ठाट। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी को जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, बरेली और बदायूं में जाट वोटर हैं। ऐसे में अमित शाह की कोशिश है जाटलैंड की जमीन को फिर से कमल खिलाने के काबिल बना दिया जाए। लिहाजा अमित शाह समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में जाट ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया था और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। तब बीजेपी को महज 20 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 58 और बीएसपी को 39 सीटें मिली थी। लेकिन 2012 से 17 तक इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। जब 2017 में चुनाव हुए तो बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। 2017 में जब चुनाव हुए तो पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 21 और बीएसपी को महज 3 सीटें मिली थी। और अब 22 का चुनाव है और 17 से 22 के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। समाजवादियों के साथ इस बार अम्बेडकरवादी जी भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब का बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है, ये बाबा साहब का बनाए हुए संविधान को उड़ा देंगे। इसलिए समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ मिलकर के हराएंगे। किसान आंदोलन से जाटों में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि किसान उनके साथ हैं और पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम ज्यादातर किसान हैं। तो फिर पश्चिम का समीकरण समझिए। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है। पश्चिमी यूपी के 120 सीटों पर जाट नेताओं का असर है। यूपी में जाटों की आबादी 3 से 4% है। पश्चिमी यूपी की 30 सीटों पर जाट वोट प्रभावी है। पश्चिमी यूपी की 15 से ज्यादा सीटों पर जाट प्रत्याशी हैं। और ये जिसके साथ होते हैं सरकार उसी की बनती है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। पश्चिम को साधने के लिए दोनों ही दलों ने पूरा दम लगाया हुआ है। ऐसे में पलायन, अपराध, किसान और रोजगार का मुद्दा पश्चिम की फिजाओं में बना है। लेकिन दंगों का दर्द और मरहम सियासत का अहम केंद्र है। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह के हाथ रणनीति की कमान है, तो अखिलेश जयंत को फ्रंट फुट पर रखकर चुनावी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। गेंद जनता के पाले में है। टीम न्यूज स्टेट। तो एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी जोर लगा रखा है पश्चिमी यूपी में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लगातार ले रहे हैं। अखिलेश यादव पूरी बीजेपी के निशाने पर इस वजह से आ गए हैं। अखिलेश को बीजेपी के नेताओं ने तमंचावादी बयान का जवाब भी दिया और बताया कि कैसे योगी के राज में दंगे खत्म हुए हैं और अखिलेश राज में अराजकता ही अराजकता रहती थी। चुनाव करीब हैं, लिहाजा सियासी हमले भी तेज हो रहे हैं। शुक्रवार को एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी को तमंचावादी करार दिया तो सियासत में तूफान ही आ गया। अखिलेश ने ये बयान भी दे डाला कि सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो बीजेपी में ही हैं। जिस सरकार के मुख्यमंत्री पर आरोप हों, बड़ी बड़ी गंभीर धाराएं लगी हों, उन्होंने अपने केस वापस लिए हों, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस लिए हों और 82
विधायक वो हैं जिनको केस रजिस्टर हैं, जिन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले, रोक लेना, आपराधिक मुकदमे वाले विधायक अगर किसी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश यादव ने तो ये आरोप भी लगाया कि सीएम योगी माफिया से मिलने के लिए जेल में 3 घंटे तक रहे। सीएम योगी पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है अखिलेश यादव जी ने, और वो भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि वो तमंचावादी हैं। और इससे क्या दिखा रहा है कि अखिलेश यादव को अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान दिखते नहीं है तमंचावादी। अखिलेश जी जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की सोच रख रहे हैं उसमें कोई शक नहीं, वो जिन्ना और पाकिस्तान से ही प्रेरित होकर आ रहे हैं। और एक बात और हो गई है, अखिलेश जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए इन शब्दों के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी साधु संत महंत हैं उनका भी अपमान किया है। बात एकदम सही है। देखिए, जो विगत दशकों से नहीं हो पा रहा था, उत्तर प्रदेश में अमन चैन गायब था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, डेवलपमेंट के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडई के सिवाय कुछ नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज का विकास किया है, सबको जीवन जीने लायक हर सुविधा उपलब्ध कराई है और प्रदेश का तेजी के साथ विकास हुआ है। यदि कोई उत्तर प्रदेश को अमन चैन दे सकता है, दंगों से मुक्ति दिला सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी ही है और आदरणीय अमित शाह जी। अखिलेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी बीजेपी हमलावर दिखी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश यादव जी सहारनपुर के पत्रकार श्री सुधीर सैनी, जिनकी हत्या सपा के गुंडों फरमान मुन्नान और जहांगीर ने की है, हत्यारों को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? अभी तो पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ, आपके गुंडों ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। भाजपा सुधीर सैनी के परिवार के साथ है। अभी तो चुनाव शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं। जैसे जैसे चुनाव और करीब आएंगे, सियासी पारा और बढ़ेगा और उसी के साथ बढ़ेगी जुबानी जंग। टीम न्यूज स्ट्रीट। कुशीनगर की पडरौना सीट बदले सियासी समीकरणों के बाद से अब सुर्खियों में आ गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पडरौना समेत कुशीनगर की सभी सीटों पर अपना दावा कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस सीट का समीकरण और क्यों ये सीट 22 के महासमर में इतनी अहम हो जाती है। चुनावी मौसम में भाजपा ने एक दांव से पूर्वांचल की सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने न केवल चुनावी माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है, बल्कि साथ छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी ही सीट पर घेरने की तैयारी भी तेज कर दी है। इसे समाजवादी पार्टी के गैर यादव ओबीसी फैक्टर को चैलेंज करने की कोशिशों के तहत बीजेपी का एक बड़ा दांव माना जा रहा है। 22 के महासमर में कुशीनगर की बिसात पर सियासी मोहरों के पलायन ने जिले की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए, तो बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता को भगवा दामन पहना दिया। ऐसे में बीजेपी का दावा है अब जिले में भगवा दांव मजबूत है। आरपीएन सिंह के आने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूती मिल गई यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक वोट बैंक उनके पास फिक्स है। हर विधानसभा में 25 या 30 वोट बैंक उनका फिक्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी। 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पिछले बार 5 मिली थी, मतलब एक वो राजभर वाली लेके 6, लेकिन इस बार 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी पडरौना की सियासत में नए समीकरण लेकर चल रही है। एसपी का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश को साथ बीजेपी पर भारी पड़ेगा। ये फाइनल है कि कौन आरपीएन सिंह यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो जिस कैंडिडेट को लेके इसमें शामिल कराए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो 25-30 लोग जो भाजपा से यहाँ टिकट मांगे थे, जो 5 सालों से लगे हैं, 10 सालों से लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, अनदेखा किया जाएगा, तो वो लोग विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ आसानी से चुनाव जीत जाएगी। पडरौना की पॉलिटिक्स में पलटी का असर कुशीनगर जिले की सियासत पर साफ दिख रहा है। लेकिन आरपीएन सिंह की सियासत का असर कुशीनगर में ही नहीं, कुशीनगर के आसपास के जिलों पर बीजेपी को फायदा दिला सकता है। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट को लेकर आरपीएन सिंह बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य के चर्चे साल 2009 के लोकसभा चुनाव से ही आम है। एक बार फिर नई कश्तियों पर सवार आरपीएन और स्वामी के बीच चुनावी वैतरणी पार करने की दिलचस्प चुनौती देखने को मिल सकती है। हालांकि आरपीएन सिंह का प्रयोग बीजेपी कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया से लेकर पूरे पूर्वांचल के कुर्मी वोटों को साधने में कर सकती है।
कुशीनगर जिले की ताजा सियासत को 2009 के बाद से समझा जाए तो पडरौना की पॉलिटिक्स में कुंवर वर्सेस स्वामी की लड़ाई साफ हो जाती है। 2009 में आरपीएन सिंह लोकसभा चुनाव जीते। आरपीएन के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। सांसद बने आरपीएन सिंह ने पडरौना के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा उपचुनाव में आरपीएन सिंह की मां का मुकाबला स्वामी प्रसाद मौर्य से हुआ। आरपीएन सिंह ने उपचुनाव जीतने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उपचुनाव जीत गए। हालांकि आरपीएन सिंह इसके बाद कुशीनगर में कमजोर होते चले गए। 2012-2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से जीते। आरपीएन सिंह 2014-2019 चुनाव भी हार गए। आरपीएन सिंह के रहते बीजेपी ने जिले की 7 में से 6 सीटों पर कब्जा किया। एक बार फिर दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हैं। ऐसे में सियासी समीकरण भी खास अहमियत रखते हैं। जब से आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ के भाजपा का किससे हाथ मिलाए हैं, तब से एक नया समीकरण बन गया है। जैसे कुर्मी वोटर जो पडरौना विधानसभा में था, वो पहले आरपीएन के साथ था। अब आरपीएन कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो 8% जो पडरौना विधानसभा में जो कुर्मी वोटर हैं, वो आरपीएन के साथ चले जाएंगे। भाजपा का जो बेस वोट है वो प्लस पिछड़ी जाति के जो बाकी वोटर हैं वो आरपीएन के साथ जुड़ सकते हैं। आरपीएन सिंह जहां बदले समीकरणों के जरिए अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जातियों के नए गुणागणित से फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। 18% पडरौना विधानसभा में ब्राह्मण वोटर हैं और 18% के आसपास ही मुस्लिम वोटर भी हैं। दोनों वोटर जिसकी तरफ जाएंगे ब्राह्मण प्लस एससी वोटर भी है। एससी वोटर लगभग 45,000 का है पडरौना विधानसभा में। वो और ब्राह्मण दो वोट के एकदम साइलेंट हैं। वो किंग मेकर कहीं ना कहीं साबित हो जाएंगे, क्योंकि अगर ब्राह्मण जिसके साथ जाएगा तो ये माना जाता है कि एक ब्राह्मण अपने साथ 4, 5, 10 वोट लेके जाता है, क्योंकि वो चौराहे पे बोलने वाली जातियाँ हैं जो चौराहे पे बोल के माहौल पैदा करती हैं। तो ब्राह्मण अभी साइलेंट है। ब्राह्मण जिसके साथ जाएगा और एससी को लेके जाता है, वो कहीं ना कहीं वो ये दोनों जातियाँ किंग मेकर साबित होंगी। हालांकि लोग विकास को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 22 का महासमर कुशीनगर में एक बार फिर जातियों के गणित पर आकर खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि पडरौना में इस बार मुस्लिम और यादव वोटर्स सपा के साथ जा सकते हैं। बाकी जातियों के वोटर्स में बंटवारा होगा। सैतवार कुर्मी अगर आरपीएन सिंह का साथ देंगे तो कुशवाहा मौर्य बिरादरी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी हो सकती है। ऐसे में एससी और ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं और यही कारण है कि बीएसपी को इस चुनाव में पूरी तरह से गेम चेंजर की भूमिका में देखा जा रहा है। और इसी के साथ 22 का महासमर में बस इतना ही। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।